2020 में कोरोना वायरस आया। हाँ जी। और 500 साल पहले ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी कि ऐसा कोई वायरस आएगा। 2025 में बहुत बड़ा वायरस आने के चांसेस चाइना में तो आ भी चुका है। हाँ जी। ये बिजनेस में बड़ा उथल पुथल होगा। 2025 में 10 ग्राम गोल्ड 1 लाख से ऊपर जाने के पूरे चांसेस है। कलयुग का अंत होने वाला है। और यहां तक भी कहा गया है कि 2025 से लेकर 2039 तक कल की अवतार है। प्रधानमंत्री की सत्ता मजबूत होगी, कुछ सपोर्टिव पर्सन आगे आएंगे। यहां तक भी कोई नया चेहरा भी सामने आ सकता है जो इस प्रधानमंत्री पद को ग्रहण कर सकता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वाले कभी भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ना करें। शनि के लिए शनिवार के दिन काले कपड़े बिल्कुल ना, काली चीज का दान करें। अगर आपकी गाड़ी का नंबर टोटल मिलाकर के 9 होना चाहिए किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब वो आपके लिए लोहा शुभ फलदायक होगा। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे इंडिया में 3 चीजें बहुत फेमस है, ABC, यानी कि A एस्ट्रोलॉजी, B बॉलीवुड, C क्रिकेट। चलिए आज A से शुरू करते हैं, मानो एस्ट्रोलॉजी से शुरू करते हैं। आज हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे, एस्ट्रोलॉजी को थोड़े अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से समझेंगे और 2025 के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको भी बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। जय माता दी पंडित जी। दर्शकों जय माता दी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सबसे पहले तो नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, आपको भी और सारे दर्शकों में भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जय माता। नववर्ष का जो आगाज संवत 2000 जो 82 आ रहा है, या अपन फाइनेंशियल ईयर कह सकते हैं, तो 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, इसमें सूर्य ही अपना राजा है और सूर्य ही मंत्री है। जैसे कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में एक नव वर्ष में कौन सी घटनाएं घटने वाली है, कौन सा अशुभ या शुभ बातें होने वाली है, या नव वर्ष किन किन राशियों के लिए अच्छा है। जैसा कि 2024 चला गया और 2025 वैसे तो हमारे जो संवत के हिसाब से अप्रैल में जो फाइनेंशियल ईयर होता है उस हिसाब से स्टार्ट होता है। वैसे जैन से जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जनवरी मंथ से स्टार्ट हो जाता है। तो हम जैसे देखते हैं कि 21 जनवरी को मंगल वक्री हो रहा है। पहले वो कर्क राशि में था, अब वो मिथुन राशि में आ रहा है। और मंगल रियल एस्टेट का मालिक है। मंगल प्रॉपर्टी, जायदाद, भूमि, पुत्र माना गया है। मंगल को डॉक्टरी लाइन भी कहा गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस में मंगल को इंगित किया गया है। और मंगल सबसे बड़ी चीज शुभ मंगलिक कार्य में भी हम मंगल को काउंट करते हैं। तो जैसे कि मंगल वक्री होने से 2025 में कई सेलिब्रिटियों के लिए बहुत ही
अति शुभ फलदायक है, कईयों के लिए अमंगलकारक है। हाँ जी। मंगल की स्थिति अपने भारतवर्ष के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर, अगर हम भौतिक या खगोलिक चीज के बारे में वर्णन करें तो मंगल कुछ न कुछ परेशानियों का कारण बनेगा। हाँ जी। कईयों के शुभ मांगलिक कार्य में अड़चन डलेगी मंगल में। मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल वक्री हो रहा है। कुछ भौतिक आपदाएं भी हो सकती है, कुछ जीवन में जो रियल एस्टेट में कोई अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए भी मंगल शुभ मंगलिक माना गया है। लगभग आपको मैं बताऊं तो 7 राशियों के लिए मंगल बहुत ही शुभ फलदायी है। जैसे कि मेष राशि के लिए मंगल बहुत ही शुभ फलदायक है, वृक्ष राशि के लिए मंगल बहुत ही शुभ फलदायक है, कर्क राशि के लिए मंगल बहुत ही शुभ फलदायक है, और तुला राशि के लिए मंगल बहुत ही शुभ फलदायक है, और वृश्चिक और धनु और मीन राशि के लिए मंगल बहुत ही शुभ फलदायी है। बाकी 7 राशियों के लिए मंगल इतना शुभ फलदायी नहीं है। अगर 2025 में यूथों की बात की जाए, यंगस्टर की बात की जाए, तो उनके लिए जो लव मैरिज का योग बहुत ही अति प्रबल बनाता है मंगल। मंगल शुभ मांगलिक कार्य जैसे शादी है, विवाह है, या कोई गृह प्रवेश है, या नवग्रह का मुहूर्त है, या कोई रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहिए, तो इन राशि वाले अगर पैसा लगाते हैं तो बहुत ही अति शुभ फलदायी हो सकता है। नववर्ष में 15 मार्च को बुध वक्री हो रहा है। 15 मार्च को 15 मार्च 2025 को बुध वक्री हो रहा है। बुध वक्री होने से ये बिजनेस में बड़ा उथल पुथल होएगा। अपनी अर्थव्यवस्था, चाहे वो विश्व की लगा लीजिए, चाहे अपने इंडिया की लगा लीजिए, अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डलेगा। बुध वैसे भी बिजनेस का मालिक है, कारोबार का मालिक है, और बुध वाणी का मालिक है, बुध बुद्धि का मालिक है। तो कुछ चीजें बुध के वक्री होने से हमारी आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। बुध वक्री होने से कुछ बिजनेस में लॉसेज हो सकते हैं। वैसे कुछ राशियों के लिए बुध बड़ा ही पावरफुल माना गया। जैसे कि हम बात की जाए, मीन राशि वालों के लिए बुध बहुत ही पावरफुल माना गया, या मकर राशि वालों के लिए बुध बहुत ही पावरफुल माना गया है, या वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, तुला राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी है, और कर्क राशि और मेष राशि के लिए भी बहुत ही अच्छा फलदायी है। अगर आप 15 मार्च 2025 के बाद अगर बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो शुभ फलदायक होगा। सबसे बड़ी जो घटना घटित होने वाली है, 29 मार्च को शनि मीन राशि में आ रहा है, और शनि अगर मीन राशि में आ रहा है तो इसका मतलब शनि, मीन का मतलब मछली, पाइसिस। ये जो पीरियड है, हमारे बहुत ही बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों ने फ्यूचर प्रेडिक्शन दी है, भविष्यवाणी की है, और मैं भी इस बारे में आप जनता को या मेरे ऑडियंस को या मेरे जो मेरे से जुड़े हैं उनको एक बहुत ही अच्छा संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि 2025 29 मार्च 29 मार्च को शनि मीन राशि में, यानी 5 ग्रहों का योग बन रहा है। और ये 5 ग्रह क्या करेंगे कि यहाँ तक भी बोला गया है, या ये ग्रहों की एक दशा अंतर इंगित करती है कि जो समुद्र का जल
यानी जिसको हम सुनामी कह सकते हैं, भूकंप कह सकते हैं, बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। यानी समुद्र का पानी 20-20 फुट ऊपर तक जा सकता है। यहां तक भी कहा गया कि कैलिफोर्निया में डूबने के पूरे पूरे कगार चांस बन सकते हैं। वहां मछलियां समुद्र से बाहर आके उत्पात और प्रलय, भूचाल। 2020 में कोरोना वायरस आया। हाँ जी। और 500 साल पहले ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी कि ऐसा कोई वायरस आएगा, हाँ जी। जिसकी वजह से लॉकडाउन, पूरी दुनिया एक घुटनों के बल टिक जाएगी। हाँ जी। जो लोगों के अहंकार, ईगो सब एकदम से एक कमरे में बंद हो जाएंगे और कोई भी इंसान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ जी। जैसे हम पशुओं के वो जाली बांधते थे, ऐसे आज हमारे मुंह में पट्टी बांध दी गई थी। हाँ जी। ऐसे ही 2025 में बहुत बड़ा वायरस आने के चांसेस चाइना में तो आ भी चुका है। हाँ जी। यहाँ भी आने के चांसेस बन रहे हैं। तो हमारा एक सनातन, हाँ जी, जो हमारी धरती, पावन धरती इंडिया की देवों की भूमि है, और सनातन ही हमें बचा सकता है। क्योंकि कलयुग का अंत होने वाला है और यहां तक भी कहा गया है कि 2025 से लेके 2039 तक कल की अवतार लेगा। 25 से 39 के तक बीच में कल की अवतार लेगा और कलयुग इतनी चरम सीमा पे आ जाएगा, क्योंकि जब जब भी एक कलयुग तूफान पे, एक चरम सीमा पे जब आता है तो युग परिवर्तन होता है। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, ये जो युगों का काल चक्र है, हाँ जी, हमारे कलयुग में 24 ग्रहण बताए गए हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जिनमें 1400 वर्ष के लगभग हमें इंगित किया गया है कि इस टाइम ये ग्रहण इस टाइम आने वाला है, इस टाइम ये ग्रहण आने वाला है, इस टाइम ये ग्रहण की स्थिति होने वाली है। तो इतना तो तय हो गया कि 2025 में मार्च के बाद में लगभग अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। डॉलर मजबूत होगा, रुपया मजबूत होगा। आर्थिक विश्लेषण या अर्थव्यवस्था की अगर हम बात की जाए तो गोल्ड के रेट लगभग 1 लाख से ऊपर जाने के पूरे चांसेस है। 2025 में 10 ग्राम गोल्ड 1 लाख से ऊपर जाने के पूरे चांसेस है। तो जो भी व्यक्ति इस गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करे तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। हम बात करें 2025 की अप्रैल की, अप्रैल में हमारा संमत स्टार्ट हो जाता है और जब विक्रमी संमत स्टार्ट होता है या न्यू फाइनेंशियल स्टार्ट होता है तो लोग अपने पुरानी बैलेंस शीट को बना करके, चिट्ठा वगैरह बना के सीए से रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं। तो जब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो वो हमारा जो लगभग 13 या 14 अप्रैल को सूर्य जो राजा है और मंत्री भी सूर्य है। सूर्य आपको पता पूरे वर्ल्ड में रोशनी देता है, पूरे संसार में सूर्य रोशनी देता है। तो हमारे राजा या प्रधानमंत्री की सत्ता मजबूत होगी, कुछ सपोर्टिव पर्सन आगे आएंगे। यहां तक भी कोई नया चेहरा भी सामने आ सकता है जो इस प्रधानमंत्री पद को ग्रहण कर सकता है। सूर्य तपस्वी और मंत्री ग्रह होने से
किसी विशेष नेता की प्लेन क्रैश से मृत्यु भी हो सकती है, और कोई षड्यंत्र के तहत पार्टी टूट के एक बड़ी पार्टी का विलय हो सकता है राजनीति क्षेत्र में अगर बात की जाए तो। क्योंकि मंत्री जब सूर्य है तो मंत्री राजा के पीछे, राजा को सजेशन देने वाला मंत्री होता है, और सर्वोपरि होता है राजा। कहते नहीं होते कि जो राजा अगर घर का मुखिया अगर साउंड है, घर का मुखिया मैन करता धरता जो पूर्ण रूप से घर को कमांड देता है, अगर वो उसकी कमांडिंग या उसकी जो व्यवस्था घर चलाने की, परिवार चलाने की, कमाने की हर प्रकार से क्षमता अगर प्रलब्ध होती है, सुदृढ़ होती है, तो वो घर बड़ा ही मजबूत होता है। हमारी कहावत बनी है ना कि पहले रियासत सियासत में राजा महाराजाओं की सत्ता होती थी। तो राजा महाराजा क्या करते थे कि उनकी नीतियां बहुत कूटनीति थी या राजनीति थी या रणनीति थी या विदुर नीति थी, तो वो किसी भी सियासत को अपनी सियासत में मिलाने के लिए उसके ऊपर अटैक करते थे और लूटपाट करते थे। तो ऐसे ही ये जो 2025 में कई जगह भूकंप आने के चांसेस है। आज आप स्थिति देख रहे हो, युद्ध स्थिति कितनी तकड़ी बनी हुई है रूस और यूक्रेन के बीच में, ईरान और सीरिया के बीच में, और बहुत सारे देशों में उथल पुथल मची हुई। हाँ जी। तो मेरी जहां तक कैलकुलेशन है 2025 में 2 देशों का युद्ध होने के पूरे चांस बन सकते हैं, और गंभीर समस्या बन सकती है। उस वजह से यहां तक भी हो सकता है कि विश्व युद्ध का भी रूप ले सकता है। ग्रहों की चाल, ग्रहों की गति, ग्रहों की दशाएं इस प्रकार से बनी है कि कुछ ग्रहों का योग, 5 ग्रहों का ऐसा योग बन रहा है जिसकी वजह से पाप ग्रहों का योग बन रहा है। शनि, राहु, केतु और सूर्य और शुक्र, इन ग्रहों का ऐसा योग बन रहा है जिसकी वजह से ये 5 ग्रहों का चाल की वजह से हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, हमारे जीने के ढंग में कुछ बीमारियों से हमें जकड़ सकते हैं। तो 2025 में कुछ बीमारियां ऐसी आएगी, कुछ वायरस ऐसे होंगे जो इंसान के जीवन में बहुत ही बड़ा कष्टकारी योग बना सकता है। 2025 में दर्शकों, अगर आप कि किसी भी प्रकार के समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं या कोई आपके मन में क्वेश्चन है, सवाल है, चाहे वो कैरियर को लेकर के है, चाहे शादी को लेकर के है, या 2025 कैसा रहेगा उसको लेकर के मन में जो जिज्ञासाएं हैं, या बात करें कि हम 2025 में कौन सी शुभ घटनाएं हुई है, कौन सी अशुभ घटनाएं घटित हुई है, ये एस्ट्रोनॉमी मेडिकल साइंस में पूरा वर्णन है। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई भी किसी भी जानकारी अगर चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजर की सहायता से हमें जीवन की शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में पता चल जाता है। 2025 लगभग मैं ये कहूँगा कि अगर आप सनातन को अपनाते हैं, अपने संस्कृति को अपनाते हैं, या अपनी पूजा पाठ को अपनाते हैं, धर्म दान में विश्वास रखते हैं, या गाय की सेवा करते हैं, सनातन की सेवा करते हैं, तो हमारा जो भारतवर्ष में जो अशुभ घटनाएं जो घटने वाली है उससे हमें बचा जा सकता है। जैसे 2025 में पंडित जी आपने पॉलिटिशियंस की बात करी, 2025 बॉलीवुड के लिए कैसे, क्योंकि हमारे इंडिया में 3 चीजें फेमस है, एस्ट्रोलॉजी, बॉलीवुड, क्रिकेट। बॉलीवुड के लिए 2025 कैसा है? 2025 बॉलीवुड के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। इसमें कई सेलिब्रिटियों को खुशखबरियां मिलने वाली है, चाहे वो शादी को लेकर के है, चाहे उनकी फिल्मी जो क्षेत्र है उसको लेकर के है। हाँ जी। मतलब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी फिल्मी क्षेत्र में बॉलीवुड के लिए, क्योंकि मैंने बताया था कि जो गुरु है बृहस्पति है वो बहुत ही बड़े मतलब राशि में जा रहा है। तो बृहस्पति वैसे भी लक्ष्मी का कारक माना गया है,
ये संगीतज्ञ का मालिक माना गया। बुध कला का मालिक माना गया, संगीतज्ञ का मालिक माना गया, कला क्षेत्र के मालिक माना गया। तो कला के क्षेत्र में या बॉलीवुड के क्षेत्र में 2025 हमारा बहुत ही मंगलमय रहेगा और हमारी जो अर्निंग पावर है या अर्थव्यवस्था है वो बड़ी ही मजबूत होगी। सबसे पहले से जानते पंडित जी, कुंडली कैसे बनाई जाती है? सबसे पहले होरोस्कोप बनाने के लिए हमें सबसे पहले नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। नेम का इतना रोल ज्यादा नहीं रहता। हाँ जी। हमारी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट होनी चाहिए, डेट, मंथ और ईयर। फिर आता है जन्म का टाइम, जन्म का टाइम भी सही होना चाहिए। फिर आता है जन्म स्थान। जन्म स्थान इसलिए बर्थ ऑफ प्लेस काउंट करते हैं क्योंकि लैटिट्यूड और लैटिट्यूड हमें उसी बर्थ ऑफ पहले से और बर्थ ऑफ टाइम से कंफर्म होता है। तो ये सब चीजें बनने से हमें हस्त रेखा के आधार पे जैसे कैलकुलेशन होती है ऐसे ही वो बर्थ चार्ट बना दिया जाता है और उस बर्थ चार्ट से आपके जीवन में आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा, किस टाइम कौन सा ग्रह आपको अच्छा फल देगा, जीवन में शुभ अशुभ घटनाएं कैसे होगी, हमें कौन सी लाइन चुननी चाहिए, ये हमें एक एस्ट्रोनॉमी मेडिकल साइंस ही बताता है। क्योंकि जब हमारी होरोस्कोप तैयार होती है तो वो एक जीवन का एक रहस्य है, एक जीवन का दर्पण है, एक जीवन का आईना है। जैसे हम मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि कहाँ चोट है, कहाँ निशान है। ऐसे ही होरोस्कोप के माध्यम से हमारे जीवन में हमें कौन सी लाइन में जाना चाहिए, कौन से फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा अपने को ऑक्यूपेशन आपके लिए बढ़िया होगा, तो हमें उस होरोस्कोप के माध्यम से एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से, जो पूर्ण रूप से एक साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए। ज्योतिष वैसे भी एक साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमी मेडिकल साइंस है। ये बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। हाँ जी। और इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि अगर हो जाती है तो सारी की सारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, होरोस्कोप गलत तैयार हो जाता है। उससे हमें हमारे जीवन की घटनाओं के बारे में पूर्ण रूप से सही पता नहीं लगता। अगर हमारी होरोस्कोप सही है और हमें एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलता है तो मेरा एक 35 साल का तजुर्बा है और मैंने बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल देखी है। प्रैक्टिकल देखी ही नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल किया भी है। हाँ जी। मैंने ऐसी होरोस्कोप से देख के इंगित पता लग जाता है कि आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए या आपकी प्रेजेंट में क्या पोजीशन है। हाँ जी। मैंने मेरा अनुभव, पर्सनल अनुभव मेरी ऑडियंस के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। एक मेरे पास आर्मी से कमिश्नड ऑफिसर आया, तो जब मैंने उसकी होरोस्कोप देख के मैंने कहा आप तो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट कर्नल बनने चाहिए थे। तो वो मेरे से क्वेश्चन करने लग गया कि क्या आप मेरे को जानते हो? आप मिले हो मेरे से? कहते नहीं। तो कहते आपने मेरी पोस्ट तक बता दी, ये क्या कर? तो मैंने कहा कि आपका जो मंगल है, जो आपको एक ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल तक पहुंचाता है और बहुत ही उच्च लेवल के ऊपर पहुंचाता है। तो ज्योतिष में हमें 500 साल नहीं, हजारों साल इतिहास इस चीज का गवाह है कि नेस्ट्राडमस ने भी भविष्यवाणियां की थी 500-600 साल पहले। ऐसी भविष्यवाणियां की गई है जो आज सत्य हुई है। हमारे साउथ में जैसे केपी सिस्टम से अगर बात की जाए, कृष्ण मूर्ति पद्धति से बात की जाए, तो ताड़ के पत्रों पे फ्यूचर लिखा हुआ है। ताड़ के पत्रों पे पूरा भविष्य लिखा है। और हमारी एक भृगु संहिता जो होशियारपुर में है, आज भी उसमें हर व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण दिया गया। पिछले जन्म में क्या था या पास्ट टाइम कैसे बीता,
वो भी एक एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से, हमें जन्म पत्रिका के माध्यम से, हॉरोस्कोप के माध्यम से पता चल जाता है। हमें कौन सा फील्ड चुनना चाहिए वो भी हमें हॉरोस्कोप से ही पता चलता है। हमारा जीवन साथी कैसा होगा, हमें कौन से कारोबार में जाना चाहिए, कौन सा कारोबार हमें चुनना चाहिए, ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। बच्चा जब जन्म लेता है, हाँ जी। जब माँ की कोख में होता है, उस टाइम उसके ग्रह लागू हो जाते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेके जब वो अपने जीवन चक्कर तक चलता है, उस टाइम तक उसके स्टार अप्स एंड डाउन्स, प्लैनेट्स नीचगत और उच्चगत राशि में उसके विराजमान होते हैं। ज्योतिष का विज्ञान से बड़ा एक कॉम्बिनेशन किया गया है। जैसे 2 + 2 = 4 होते हैं, ऐसे ही हॉरोस्कोप में हमें पूरे प्लैनेट्स के आधार पे पता चल जाता है कि ग्रहों की चाल कैसी है, कौन सा ग्रह कौन से ग्रह पे दृष्टि डाल रहा है, उच्च दृष्टि से देख रहा है या नीच दृष्टि से देख रहा है, या मित्र ग्रहों को देख रहा है या शत्रु ग्रहों को देख रहा है। हमें एस्ट्रोनॉमी मेडिकल साइंस से यहां तक भी पता चलता है कि जीवन में इस टाइम ये घटना घटने वाली है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे व्यक्तियों ने भविष्यवाणी की थी 500-600 साल पुरानी भविष्यवाणियां में एक भविष्यवाणी ऐसी भी होती है कि फलाने टाइम पे सूर्य ग्रहण होगा। पंडित जी, अब थोड़ा ना वो राशि वाइज समझ लेते हैं कि राशि वाइज क्या क्या फल, क्या क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए और कौन सा सही है आपके लिए। देखो, अगर हम राशियों के बारे में बात की जाए तो हमारे 12 ही लग्न हैं और 12 ही राशियां हैं और 9 प्लैनेट्स हैं। 2025 की अगर बात की जाए तो मेष राशि वाले अगर शुभ मांगलिक कार्य करें तो उनमें बहुत भी सफलता मिलने के चांस बन सकते हैं। मेष राशि वाले शादी विवाह के बहुत ही अच्छे प्रबल योग बनते हैं। अच्छा जीवन साथी उनको मिलेगा, मनचाहा, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर लव मैरिज करना चाहते हैं या प्रेम संबंध उनके बहुत ही प्रबल होंगे। मेष राशि वाले, मेष राशि के साथ साथ तुला राशि वाले दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। दोनों ही अगर एक दूसरे के लिए जीवन साथी के रूप में चुनते हैं तो दोनों के लिए पॉजिटिव वाइब्स पैदा होंगी, पॉजिटिव थॉट्स होंगे। अगर कोई प्लानिंग करेंगे तो उसमें सफलताओं के चांस बनेंगे। वृक्ष राशि वाले कदाचित लव मैरिज ना करें 2025 में, हॉरोस्कोप की मैच मेकिंग करके ही शादी करें तो बहुत फायदेमंद रहेंगे। मिथुन राशि वालों के कारोबार में अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत ही फायदा होगा। मिथुन राशि वाले अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर वो गायकी क्षेत्र में, बॉलीवुड के क्षेत्र में, हॉलीवुड के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में जाएं तो उनको बहुत भी सफलताएं मिल सकती है। कर्क, सिंह और तुला तीनों राशियों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। बिजनेस के लिहाज से, शुभ कार्य के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, अगर वो शेयर मार्केट में पैसा लगाए तो भी बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी चल रही है, उसमें भी बहुत ज्यादा फायदे के चांसेस बन सकते हैं। या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें या डॉलर में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि डॉलर भी मजबूत होने के चांस पूरे बनते हैं। 2025 में कर्क, सिंह, कन्या, तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वाले कभी भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ना करें।
अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, या शुभ कार्य के लिए वो पूर्ण रूप से अच्छा उसको लाभ हो सकता है कि अगर वो अपना खुद का बिजनेस करे, कोई रेस्टोरेंट है, कोई लिक्विड पदार्थ से रिलेटेड है, तो उसमें सफलताओं के चांस बन सकते हैं। कुंभ और मीन राशि वाले कदाचित अपने पार्टनरशिप में बिजनेस ना करें। ये कदाचित भी अपने किसी भी पार्टनर के साथ इनको धोखा हो सकता है, या जीवन साथी के साथ धोखा हो सकता है। लव मैरिज करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मीन राशि में शनि प्रवेश कर रहा है 29 मार्च 2025 को, तो शनि तबाही मचाता है। पाइसिस का मतलब होता है गुरु, मीन राशि। तो मीन राशि वाले कभी भी लव मैरिज ना करें, या अगर शादी विवाह का योग बनाना चाहते हैं तो इन फ्यूचर उनकी हॉरोस्कोप की मैच मेकिंग होना बहुत ही अति जरूरी है। और मकर राशि वाले? मकर राशि वाले गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अच्छे शुभ मांगलिक कार्य भी उनके बन सकते हैं, और उनके जीवन में शनि से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस करे या टेक्निकल से रिलेटेड बिजनेस करे तो उसमें उनको पूर्ण रूप से सफलता मिल सकती है। ये शनि की बात पंडित जी हम कर रहे हैं, शनि बहुत भारी भी होता है। शनि के कोई उपाय है कि शनि कैसे हम अपना शांत कर सकते हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइंस? क्योंकि आजकल अगर आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो शनि के उपाय, शनि को कम कैसे करें, ये सब कुछ आपको ऑनलाइन लोग सर्च करते हैं। शनि के बहुत सारे उपाय हैं। शनि के लिए आप नीलम नग भी धारण कर सकते हैं। शनि के लिए शनि चालीसा का पाठ अगर नित्य नियम किया जाए तो उसका शनि का जो अनिष्ट प्रभाव है वो दूर हो सकता है। शनि के लिए शनि देव का जो मंदिर होता है, जो मूर्ति होती है, उसके ऊपर जैसे काले उड़द और सरसों का तेल अर्पित करें शनिवार के दिन, या पीपल के पेड़ के नीचे आटे का दीपक बना करके सरसों के तेल का दीपक लगाया जाए रात को, शाम के टाइम सूर्य अस्त के बाद में, तो शनि के अनिष्ट प्रभाव को खत्म किया जाता है। शनि के लिए शनिवार के दिन काले कपड़े बिल्कुल ना पहने, काली चीज का दान करें। किसी भी अपंग व्यक्ति को या हैंडीकैप्ड व्यक्ति को अगर वो मीठा प्रसाद या मीठी रोटी का प्रसाद देते हैं तो शनि का प्रभाव खत्म होता है। शनिवार के दिन लोहे से संबंधित जैसे चाकू है, कील है, कोई लोहे से बनी हुई कोई चीज है, अगर वो दान करते हैं, चाहे वो कढ़ाई है, चाहे वो कोई भी चीज के रूप में हो बनी हुई लोहे से रिलेटेड, अगर वो दान की जाए तो शनि का प्रभाव खत्म हो जाता है। शनि के लिए सबसे अचूक रामबाण उपाय है काले कुत्ते को दूध पिलाना। अगर काले कुत्ते को दूध पिलाते हैं तो शनि का जो अनिष्ट प्रभाव है, जो बुरा प्रभाव है, जो नेगेटिविटियां लेके आते हैं, उससे दूर किया जा सकता है। शनि के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं, पर देखने की बात ये होती है कि शनि का खराब जरूरी है कि हर राशि के लिए खराब हो। शनि कई बार अच्छा शुभ फलदायक भी होता है। अगर आपकी कुंडली में शनि उच्च का बैठा है, जैसे कि तुला राशि में बैठा है, तो बहुत अच्छा फल देता है। आप कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के मालिक बन सकते हैं, कल कारखाने उद्योग अगर स्थापित करते हैं तो शनि आपको वारे न्यारे कर सकता है। शनि राजा से रंक रंक से फकीर भी बना लेता है। अगर आपने शनि के गलत उपाय कर लिए या गलत रेमेडी कर ली, या आपको शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर भी आपने उससे रिलेटेड कोई चीज कर ली, तो वो
साइड इफेक्ट होने के पूरे पूरे चांस बनते हैं, या अपने ये कह सकते हैं कि उनका जो अनिष्ट प्रभाव और ज्यादा बढ़ सकता है। तो कहने का मतलब शनि हमें किस डिग्री पे बैठा है, कौन से स्थान पे बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, अच्छा शुभ फलदायी है या नहीं है, या वाक्य में हमें को शनि का कोई दान पुण्य करना चाहिए, या शनि वैसे हमारा प्रबल है। तो ये सब एक एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से आपको शनि के उपाय भी मिल जाएंगे, और एस्ट्रोनॉमी मेडिकल साइंस में शनि के बहुत सारे टिप्स भी मिल जाएंगे। हाँ जी। जो स्वयं भी कर सकते हैं। एक कार्मिक नंबर होते हैं, कार्मिक नंबर के हिसाब से कैसे आप अपनी चीजें कर सकते हैं? कार का नंबर, हाँ जी। जैसे हम बात की जाए, ये न्यूमरोलॉजी का सब्जेक्ट हाँ जी, है। न्यूमरोलॉजी का सब्जेक्ट। जैसे कि हम 2025 की बात कर रहे हैं, 2025 का मतलब हो गया 9 नंबर, मूलांक क्या हुआ 9। 9। हाँ जी। 1 से लेकर 9 तक। हाँ जी। 9 का मतलब एंड। एंड। 9 के बाद में 0 0 को हम काउंट नहीं करते। हाँ जी। हाँ जी। अब 2025 का मूलांक 9 होने से, जैसे कि हम पहले बोल चुके हैं, बता चुके हैं कि 2025 एक बहुत ही बड़ा संकट में, हाँ जी। चाहे वो युद्ध की स्थिति में लगा लीजिए, चाहे अर्थव्यवस्था की स्थिति में लगा लीजिए, चाहे भौगोलिक की स्थिति में लगा लीजिए, चाहे तापमान टेम्परेचर, कई जगह तो ऐसी गर्मियां पड़ेगी असहनीय, कई जगह इतनी ज्यादा ठंड होगी कि बर्फ जमने के चांसेस। हाँ जी। 2009 अंत, मैं तो ये कहूंगा कि बहुत बड़ी तबाही का टाइम, बहुत ही संकट में टाइम आएगा। अब बात हमें न्यूमरोलॉजी की कर रहे हैं, तो दो गाड़ी का नंबर हमें हमारी राशि के अकॉर्डिंग, अगर हमारी राशि मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी मंगल है, मंगल का मूलांक 6 माना गया। हाँ जी। तो अगर हमारी गाड़ी में 6 नंबर होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी लक्की नंबर की बात की जाए, तो अगर हमारा लक्की नंबर सपोज दैट 2025, हाँ जी। तो इसका 2 + 2 + 2 + 5, यानी मूलांक क्या हुआ 2025 का 5 2 7 2 9। हाँ जी। 2 0 2 5, 5। यानी 2 + 2 4 + 5 9। 9। अगर आपकी गाड़ी का नंबर टोटल मिलाकर के 9 होना चाहिए किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब वो आपके लिए लोहा शुभ फलदायक होगा। गाड़ी के नंबर की बात कर लीजिए, लकी नंबर, या लकी नंबर हाँ की जी। बात कर लीजिए, या टेलीफोन का नंबर की हाँ बात जी। करें। अगर हम टेलीफोन में भी कई बारी नंबर हमारा जैसे मूलांक से मेल नहीं हाँ खाता, जी। या हमारी राशि के अकॉर्डिंग लकी नंबर से मेल नहीं खाता, तो हमें उस मोबाइल का जो नंबर हमें चेंज करना चाहिए। हाँ जी। एज सुन एज पॉसिबल हमें उस मोबाइल नंबर को चेंज कर लेना चाहिए। कई बार देखा होगा, सुना होगा कि यार ये मोबाइल लेने के बाद में हमारा बिजनेस ही डाउन हो गया, हाँ जी। हाँ जी। कारोबार ही डाउन हो गया। और कई ऐसे भी है, देखो परखी हुई बात है कि कई व्यक्ति शुरू से लेकर एंड तक एक ही नंबर चलता है। जब से कंपनी आई, मैं मेरा तजुर्बा कह सकता हूँ कि जब से स्पाइस कंपनी थी, तब से मेरे पास उसका मोबाइल स्पाइस कंपनी का है, और वही नंबर चलता आ रहा है। तो कहने का मतलब कि हर व्यक्ति का जैसे नंबर लकी होता है, वो लकी नंबर से आपके जीवन की अच्छी घटना, शुभ घटना, आपके जीवन में उतार चढ़ाव, आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ये न्यूमरोलॉजी का सब्जेक्ट है। हाँ जी। ये अंक विज्ञान, अंकों का रहस्य, अंकों के रहस्य के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हमारे मकान का नंबर हमारे लिए लकी है। अगर थोड़े बहुत बता दे, जैसे 3 नंबर किसी का लकी है तो उनको क्या करना चाहिए और क्या उनके फायदे 3 नंबर वालों के? अगर 3 नंबर किसी का लकी है तो उसको बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि वो बुध का कारक माना गया। जैसे कि जेमिनी, असेंडिंग कह सकते हैं, जोडिक साइन कह सकते हैं, और जेमिनी का जो स्वामी है वो मरकरी है।
अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको बिजनेस में मिलती है। 3 नंबर वालों को। 3 नंबर वाले अगर वो किसी के पराधीन रह के काम नहीं कर सकते, वो स्वयं डिसीजन लेते हैं और बहुत ही सूझबूझ के साथ वो बुद्धि से, सविवेक से, अपने ज्ञान से, अपने तजुर्बे से आगे बढ़ते हैं। जो भी प्लानिंग करते हैं वो बड़ी सूझबूझ के साथ करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं बड़े ही सोच समझ के लेते हैं कि हमें ये कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्लानिंग के साथ। हाँ जी। जो 3 नंबर वाले व्यक्ति, 3 जिनका लक्की नंबर है या उनका मूलांक 3 है, तो हमने एक नहीं हजारों लाखों नहीं करोड़ों व्यक्तियों की हमने विश्लेषण किया है, प्रेडिक्शन की है कि वो व्यक्ति बहुत ही उच्च लेवल पे पहुंचते हैं। और 7 नंबर वाले? 7 नंबर वाले बड़े ही परोपकारी होते हैं, बड़े ही, जैसे हम कह सकते हैं 7 नंबर हमारा तुला, लिब्रा, जैसे तराजू तोलता है तो बराबर तोलता है, तखरी, तो वो बड़े निष्पक्ष व्यक्ति होते हैं, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, उनका बुद्धि और ज्ञान से वो किसी को दूसरे से भी अपनी बात मनवा लेते हैं। 7 नंबर वाले बड़े ही स्पष्टवादी होते हैं, वो टू बी वेरी फ्रैंक कहते हैं, जीवन में क्या कुछ होने वाला है उनको पूर्वाभास हो जाता है, पूरा अनुमान हो जाता है उनको कि जीवन में क्या कुछ होने वाला है, या इन अशुभ घटनाओं से या कठिनाइयों से या संघर्ष से या आपदाओं से हमें कैसे बचना है, वो अपने सब विवेक से, सब बुद्धि से 7 नंबर वाले बड़े ही चतुर और बड़े ही दिमाग के धनी होते हैं, बड़े ही मेहनती होते हैं और बड़े सूझवान, ज्ञानवान, गुणवान होते हैं। उनमें निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन लेने की पावर बहुत अच्छी होती है। वो व्यक्ति बड़े से बड़ा काम चुटकी से कर लेते हैं, क्योंकि 7 नंबर एक बड़ा ही शांति का प्रतीक है। 7 नंबर देखा जाए तो शांति के साथ साथ सफेद जैसे कागज होता है, सफेद कपड़ा होता है, वैसे ही वो दिल के बड़े ही उदारवादी और स्पष्टवादी होते हैं। उनके जीवन में कोई छल बल नहीं होता है, उनके जीवन में कोई छल बल नहीं होता, बड़े ही स्पष्टवादी इंसान होते हैं। वो कर्मा कैसे डिसाइड होता है पंडित जी? वो कहते हैं ना, कर्म करते जाओ, फल के बारे में ना सोचो। कर्म की अगर बात की जाए तो गीता में भी स्पष्ट लिखा कि कर्म करो, फल ईश्वर पे छोड़ो। हमारे जीवन में कर्मा पे बिलीव मैं करता हूं। हाँ जी। अगर इंसान कोई भी कर्म नहीं करेगा, कोई भी उद्यम नहीं करेगा, तो पशुवृत्ति माना गया। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है, और कर्म ही सर्वोत्तम धर्म है। कर्मा इंसान के जीवन में पूर्व जन्म की घटनाओं को भी सामने लेके आता है। कहते नहीं होते कि कुछ करनी, कुछ कर्मगति, कुछ पूर्व जन्म के लेख, कुछ इस जन्म के लेख, तो क्या करें माँ बाप। माँ बाप जन्म दे सकते, कर्म नहीं दे सकते। कर्म खुद करने पड़ते हैं। कर्म इंसान को स्वयं करने पड़ते हैं। जैसा कर्म करता है वैसा ही फल, जैसा फल बीजेगा, जैसा बीज बीजेगा वैसा ही फल पाएगा। अगर आपकी वृत्ति अच्छी है, अच्छे कर्म कर रहे हो, किसी के साथ अगर आप कोई झूठ, कपट, छल, बल या गलत काम, मक्कारी या किसी के साथ धोखा, विश्वासघात कर रहे हो, तो परमात्मा ईश्वर की नजरों से नहीं बच सकते। अच्छे कर्म करोगे तो आगे का रास्ता, कहते हैं स्वर्ग और नरक यही है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने पता नहीं कौन से जन्म में अच्छे कर्म किए या पता नहीं कौन से जन्म में मैंने बुरे कर्म किए कि आज मेरे को ये दिन देखने पड़ रहे हैं, या आज मैं राजयोग के काबिल हूं। वो कुछ भी नहीं है। अगर आप कर्मा में बिलीव करते हो, कर्म अच्छे करते हो, तो आपके जीवन में आपके साथ आपका परमात्मा भी होगा
और आपको अच्छा मार्ग देगा, अच्छा रास्ता देगा, अच्छी लाइट देगा। तो कहने का भावार्थ कि अच्छे कर्म करो, माता पिता का सत्कार करो, माता पिता को नमन करो, उनकी इज्जत करो, उनका संस्कारों पे चलो, बहन बेटियों की इज्जत करो, धर्म कर्म में पुण्य में विश्वास रखो, सनातन को जीवित करो, गौ माता की सेवा करो। अच्छे कर्म करोगे आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। वो कहते हैं ना कि कर्म करो तभी आपको अच्छे फल मिलेंगे, कर्म अच्छे करो तो फल ऑब्वियस सी बात है अच्छे मिलेंगे। पंडित जी, एआई आ गया है, एआई जनरेशन आ गया, तो क्या आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजर कम होते जाएंगे जैसे जैसे एआई बढ़ता जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर का मेरा तजुर्बा है कि ये साइंस इतना विशाल बन चुका है। हाँ जी। और ये कॉलेजों में तो पहले से लागू था। आज आपको पता है इंटरनेट की दुनिया है, हर चीज आपको गूगल पे अवेलेबल होती है, हर व्यक्ति की चिकित्सा इच्छा जागृत होती है। वो खुद ही सर्च करके, हमारे पास ऐसे क्लाइंट भी आते हैं कि गुरुजी मैंने तो सर्च किया था कि मेरी कुंडली में ये शुक्र इस टाइम खराब कर रहा है, तो क्या मैं सही देख रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। तो जब वो खुद स्वयं इतनी इच्छा जागृत कर रहे हैं, आजकल तो तूफान सा आ गया जो। हाँ जी, वो तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे भी है जो सही उपाय भी बताते हैं और कुछ गलत भी बताते हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखो, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने कहा कि ये पामिस्ट्री है, हाथ का आकार सेम रहेगा लेकिन रेखाएं बदलती रहती हैं। अब हमें बात की गई थी कि एस्ट्रोलॉजी साइंस कम होगी या बढ़ेगी। मैं कह रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी साइंस बढ़ेगी।